दोस्तों, आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा से संबंधित शास्त्र ही नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत से लेकर के और आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी भली-भांति प्रदर्शित करता है। मैं ये मानता हूँ कि भारत के जो भी हिस्टोरियंस हैं और यदि वह ये चाहते हैं कि वो भारत के प्राचीन समय से लेकर के वैदिक काल से लेकर के और आज तक के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को यदि डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, तो उनको आयुर्वेद के लगभग-लगभग सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आयुर्वेद के जो 2 मूलभूत ग्रंथ हैं, जो सर्वमान्य संहिताएँ हैं, वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। उसके बाद उसका एक ग्रंथ है जो दोनों को कंपाइल करके लिखा गया है, वो वाग्भट द्वारा रचित है और उसके 2 भाग हैं। जो गद्यमय है वो अष्टांग संग्रह है और जो पद्यमय है वो अष्टांग हृदय है, वो उसका संक्षिप्त रूप है मूलतः। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम चरक का स्टडी करते हैं, इसमें वैदिक चीज़ें भी हैं, इसमें उपनिषद भी है, इसमें दर्शनों का भी बहुत समावेश है, इसमें स्मृति भी हैं और इसी प्रकार से सुश्रुत में भी, जैसे सुश्रुत में सांख्य अधिक है, चरक में न्याय और वैशेषिक दर्शन अधिक है। वेदों का तो ये निरंतरता है ही इसमें। इसके बाद जो इसके टीकाकार हैं, उन्होंने समसामयिक इसमें जो है परिवर्तन किए हैं। तो उससे हम भारत का उदय, भारत की एक यहाँ पर क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाग्भट थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने इसमें कहीं भी वेदों की जो मूल भावना है, उसको परिष्कृत ही किया है। उन्होंने कहीं उसमें कोई विरोधाभास नहीं दिया। उन्होंने केवल जो बौद्धकालीन जो डीटी थी, उनको इसमें इंक्लूड किया है, उनकी पूजा आराधना की है, मतलब उनका मत वो हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो मूल वैदिक जो अवधारणा है, उसको अपग्रेड ही किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी हिस्टोरियंस हैं, उनको एक बार आयुर्वेद का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए और केवल चिकित्सा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन किया जाना चाहिए।